Radio, radio, radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. Radio, radio, radio. लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होगी, लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही इरादे लिए, कुछ ऐसी ही ख्वाहिशें लिए जब पहली बार दीपा मलिक अपने घर से बाहर निकली तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी करना नामुमकिन है। दोस्तों, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपा मलिक जी, वैसे तो ये हरियाणा से है, लेकिन आज वो रहती दिल्ली में है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण ये है इनका शौक। जी हाँ दोस्तों, मोटरसाइकिलिंग का जबरदस्त शौक रखने वाली लड़की को जब एक दिन अचानक ये पता लगे कि वो अब आधा शरीर से काम नहीं कर सकती या फिर उसका आधा शरीर अब बेजान हो गया है, तो उस वक्त उस लड़की का क्या रिएक्शन था होगा या उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, ये तो वही बता सकती है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ऐसी ही एक लड़की आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने अपने आधे शरीर की अपंगता को स्वीकार किया। न कि सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर हम कुछ करना चाहें, कुछ करने की ख्वाहिश रखें और पॉजिटिव सोच हो और हिम्मत हो, तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस उम्र में लोग स्पोर्ट्स फील्ड में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में इन्होंने स्पोर्ट्स में दाखिला लिया और उसके बाद काफ़ी सारे रिकॉर्ड, काफ़ी सारे मेडल अपने नाम कर लिए। फिर वो स्विमिंग हो, जैवलिन थ्रो या फिर हो मोटरसाइकिलिंग, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के फील्ड है जहां पर ये आज एक्टिव है। तो हम जानेंगे इन्हीं से। चलिए हम मुलाकात करते हैं दीपा मलिक से। दीपा जी, रेडियो उड़ान के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। थैंक यू। आप सभी को मेरा भी नमस्कार। दीपा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के फील्ड से आप जुड़ी हैं और हम इसके बारे में आप ही से जानेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप शादी से पहले और शादी के बाद भी आर्मी एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद एक डिफरेंट फील्ड में निकल कर आना, एक डिफरेंट एरिया में अपना मुकाम हासिल करना, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब जरूर लगा था मुझे, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगी कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा है कि एक नजरिए से देखा जाए तो आर्मी के उन्होंने जो मेरे को बैकग्राउंड में जो कॉन्फिडेंस दिया, जो एक्सपोजर दिया, जो आर्मी ने मेरे को जैसे उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज और खासकर जो लोग होते हैं आर्मी में, वो भी अपने आप में सब बहुत फिजिकली फिट और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। तो सब दूसरा पहलू देखा जाए तो आर्मी अपने आप में बहुत क्लोज ग्रुप होता है, एक बहुत सेफ और सिक्योर ग्रुप होता है, सेल्फ सफिशिएंट एटमॉस्फेयर होता है आर्मी का। अंदर ही स्कूल होते हैं, अंदर ही स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, बहुत डिसिप्लिन से ट्रैफिक होता है। तो एक बहुत सिक्योर लाइफ में मैं पली बड़ी और एक बहुत ही अच्छे मैनर्स वाले एजुकेटेड एटमॉस्फेयर में मेरे विवाहित जीवन भी उसी में हुआ। अब वो मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन जब मैं उस एटमॉस्फेयर से निकलकर बाहर आई और बाहर की दुनिया में आकर जब मैंने अपनी ये एक्टिविटी शुरू करी, अपनी जो ये जर्नी जिसे मैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी कहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक सिविल स्ट्रीट में कैसे काम होता है, या एक रेस्टोरेंट कैसे चलाया जाता है, या बिजनेस कैसे होता है, या एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करना है। मेरे लिए सब कुछ बहुत चैलेंजिंग रहा, और वो भी तब जब मैं एक पैरालाइज्ड बॉडी से ये सब करना चाह रही थी। तो नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ा और अपने आप को इस ओपन वर्ल्ड के लिए, एक सिविल लाइफ के लिए वापस तैयार करना पड़ा, और इस बार करना पड़ा बिल्कुल ही 1/3 शरीर से। तो आर्मी का एडवांटेज भी रहा और थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी रहा, लेकिन
सफर अगर आप बोले तो मैंने क्यों शुरू किया, आई थिंक सबको ये लगने लगा था कि दीपा पैरालाइज होने के बाद, उसका छाती का निचला हिस्सा जाने के बाद, और वो एक बिस्तर पे अपना जीवन गुजार देगी, जिसको ब्लैडर और बाउल कंट्रोल नहीं है, जिससे बॉडी में एक भी मसल काम नहीं कर रही है छाती के नीचे, और कंधे वैसे ही कमजोर हैं क्योंकि काफी ऑपरेशन हो चुके थे स्पाइनल कॉलम के। मैंने अपने शरीर को एक्सेप्ट किया, मैंने अपनी अपंगता को एक्सेप्ट किया, मैंने उस नए शरीर में सीखा कैसे काम करना है, कैसे घर चलाना है, और मैं बहुत अच्छी माँ और एक पत्नी होने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक धारणा ये बन चुकी थी कि दीपा खत्म हो चुकी है, अब वो पूरा जीवन एक लायबिलिटी बनकर रहेगी, एक शरीर एक बोझ के रूप में उसको बस उसके अंदर जिंदा रहना होगा, और बहुत ही सैड और दुखी और बहुत ही कहते हैं ना सहानुभूति भरी एक जिंदगी अब इसकी रह गई है। वो चीजें मुझे तंग किया करती थी, वो जो लोगों का नजरिया था वो मुझे तंग करता था। और अगर एक आम आदमी को आप ये बताएंगे, किसी को भी, कि इनके शरीर में अब इतनी ही हरकत बची है या इनके सिर्फ कंधे और हाथ ही काम कर पा रहे हैं, पीठ भी पूरी तरह कट चुकी है, इनको अपने शरीर का कोई हिस्सा महसूस नहीं होता है, तो कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा, एक कहते हैं ना दया की एक अंदर से क्रंदन सा निकल कर आएगा किसी के भी अंदर से। मुझे वो नहीं मंजूर था। तो आई थिंक उस चीज से और लोगों की धारणा को बदलने के लिए शायद मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं एक एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी के मिशन पर चल पड़ी, जिसमें मैंने वो हर कार्य किया जो चौंका देने वाला था। मुझको भी कई बार अपने ऊपर काफी हैरत हुई कि क्या कर रहे हो, जैसे कि जब मुझे यमुना नदी में तैरना था या मुझे पहाड़ों पे गाड़ी चलानी थी। तो बट आई थिंक जो ये मेरा पागलपन था या जो मेरा ये जुनून था, ये कामयाब रहा आगे चल के, और मैं कुछ रिकॉर्ड बना पाई और बहुत हद तक लोगों की धारणा बदल पाई। जी, तो दीपा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आपके आधे से ज्यादा बॉडी पैरालाइज है, तो इसके क्या रीजन रहे और कब ये कैसे हुआ, ये भी जानना चाहेंगे। मेरे को जो पहला ट्यूमर आया था वो मैं लगभग 6-7 वर्ष की थी, तब मुझे 2-3 साल अस्पताल में गुजारने पड़े, क्योंकि ट्यूमर के ऑपरेशन हुए, फिर मुझे चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, पहले कमजोरी आई, फिर पता लगा ट्यूमर है, और बहुत ढेर सारी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज और रिहैब ट्रेनिंग करनी पड़ी। बहुत मेहनत लगी परिवार की मुझे वापस चलाने में, लेकिन मैं चल पड़ी। और कहीं ना कहीं मैं अपनी बचपन की उस बीमारी को भूल चुकी थी, उस ट्यूमर को भूल चुकी थी, उस ऑपरेशन को भूल चुकी थी, और बहुत अच्छे से एक कॉलेज लाइफ जिसमें मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी कर रही थी, बास्केटबॉल भी खेल रही थी, मैं क्रिकेट भी खेल रही थी, और मोटरसाइकिल चलाने का मुझे शौक हो गया था, मैं बहुत अच्छी मोटरसाइकिलें चलाने लगी थी। तो एक आउटडोर लव जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स का, और आर्मी में होते हुए हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत मिला करती थी और मैं उन्हें लिया करती थी। एक्चुअली क्या होता है, हर चीज होती है लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं एक ऐसी पर्सोना थी जिसको आउटडोर बहुत पसंद थे, और आगे पति भी ऐसे मिले, उन्होंने भी मुझे काफी स्पोर्ट्स की तरह, वो खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे आर्मी में, और तो बड़ा अच्छा सफर था। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्यूमर वापस आने लगा, और 99 में जब मेरी दोनों बेटियां हो चुकी थी, उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि अब जो ट्यूमर आया है उसको निकालने के लिए जो सर्जरी होगी उससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी और इसके बाद आप नहीं चल पाएंगी कभी। काफी हद तक बहुत हाई लेवल पे ट्यूमर आया दोबारा, और आप कमर से नहीं बल्कि मैं कहती हूँ 2/3 हिस्सा मेरा पैरालाइज है, छाती के नीचे से ही मेरा पैरालिसिस शुरू हो जाता है। तो आधे जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो भी पूरी सांस नहीं भर पाते हैं, और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत वीक है, बॉडी टेम्परेचर नहीं है, हमें बेड सोर्स बहुत इजीली हो जाते हैं क्योंकि ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है। तो यूरिन कब पास हो जाता है, या तो हमें ट्यूब्स लगानी पड़ती हैं या डायपर्स पहनने पड़ते हैं, और स्टूल पास करने के लिए बार बार अनीमा लेना पड़ता है। हर चीज का एक अजीब तरीके का मैनेजमेंट हो गया है। तो कपड़े पहनना, नहाना,
अपनी बॉडी को टॉर्सो बैलेंस नहीं है तो सीधा बैठ के बैलेंस करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। केवल हाथ कार्यरत हैं और बस इसी से पूरे शरीर को मैनेज करती हूँ। और 16 साल से मैं अब व्हील चेयर पे हूँ परमानेंटली। इतना लंबा टाइम व्हीलचेयर पर, यानी कि अगर मैं कहूँ तो अपने आप को व्हीलचेयर पर लाने के बाद ही आप वो सब कुछ कर सकी जो आप करना चाहती थी। बिल्कुल, हैरानी की बात है कि एक ऐसे उम्र में मैंने खेलना शुरू किया जब अमूमन लोग रिटायर हो जाते हैं। मैंने 36 वर्ष की आयु में एज ए स्विमर एंट्री ली और 38 वर्ष की आयु में मैं दोबारा बाइकर बनी। इसी शरीर में मैंने फोर्स किया डिजाइनर्स को मेरे लिए एक बाइक बनाने के लिए, उस पर भी मैंने लिम्का रिकॉर्ड बनाया। मैंने स्विमिंग भी शुरू करी तो फिर मैंने उसमें भी यमुना नदी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कुछ रोड रजिस्ट्रेशन टैक्स और गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के इश्यूज थे महाराष्ट्र में, उस वक्त हम लोग महाराष्ट्र में थे। मैंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और जब उसकी लड़ाई जीती और लाइसेंस बनवाया, फिर मैंने कार रैलीज करी ताकि लोग मेरे बारे में पढ़ें और मेरे जैसे लोग भी गाड़ी चलाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि जब आप चल नहीं पाते हैं और गाड़ी चला लेते हैं तो आपको काफी हद तक इंडिपेंडेंस मिल जाती है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो कम से कम मैं अपने बच्चों को पिकअप ड्रॉप बाजार ले जाना, बहुत हद तक मैं अपने बच्चों के साथ रह पाई, उनको हॉबी क्लासेस ले जाती थी क्योंकि मैं गाड़ी चलाती थी। तो कहीं ना कहीं जब मैं गाड़ी चलाती थी तो मैं अपने आप को अपंग भी नहीं महसूस करती हूँ। और कार रेसेस और कार रैलीज में मैं जब जाने लगी तो आई वॉज द फर्स्ट, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बाइकिंग और रैली वर्ल्ड में मेरे को एक सपोर्ट सिस्टम भी मिला फ्रेंड्स का, जो मुझे आगे चल के मेरे स्पोर्ट्स करियर में काम आया। लोगों ने कहा बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी, लोगों ने कहा बच्चों को खाना कैसे खिलाएगी, तो मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चे लेके एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, उनको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी दी और उनको मैंने एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी, जो मैंने महाराष्ट्र में 7 साल चलाया। लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों तक जब मैं पहुंची तो मुझे लगा कि अब मेरी जर्नी सीरियस हो गई है और रेस्टोरेंट फिर बंद करके मुझे दिल्ली का रुख करना पड़ा। और 2010 में मैं राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली आई थी और अब 5 साल हो गए हैं मैं दिल्ली ही हूँ, क्योंकि एक के बाद जिम्मेदारी खेलों में बढ़ती जा रही है। पहले एशियन गेम्स हुए, फिर वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर दोबारा एशियन गेम्स आ गए, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई, फिर ओलंपिक्स की तैयारी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये खेलों की जिम्मेदारी बन पड़ी और मैं खेल नीतियों में भी फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की मेंबर बनी और उसमें भी मैंने अपना योगदान दिया, कुछ डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पे पॉलिसी पे काम करके। तो बस ये सफर है और करंटली भी मैं स्पोर्ट्स की ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स के तहत। एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तहत एक नई स्कीम निकाली गई है और ये बहुत सुंदर बात है कि अपंग खिलाड़ियों को भी इसमें पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने मौका दिया है आने का। और 9 खिलाड़ी हैं जो टॉप्स, जब हम टॉप्स बोलते हैं उसका अर्थ है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो मेरी अचीवमेंट्स देखते हुए मुझे उस स्कीम में शामिल किया गया है और मेरे सफर को आसान बनाया गया है और अब बस डेडिकेटेडली स्पोर्ट्स की तैयारी में जुटी हूँ। तो दीपा जी, आपके इस सफर में आपके अपने फैमिली मेंबर्स का या करीबी लोगों का या फिर उन लोगों का जिनके साथ आपको काम करना था, उनका कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली में मैं उस बात का एक प्रतीक हूँ कि अगर फैमिली आपको सपोर्ट करे तो एक इंसान जिसका कुछ भी काम नहीं करता वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। क्योंकि मेरे फैमिली ने कभी मुझे अपंग महसूस नहीं होने दिया या उन्होंने मेरे अंदर हीन भावना नहीं आने दी। इसमें मैं काफी भाग्यशाली रही कि जब माता पिता थे तो माता पिता ने कभी मुझे नकारा नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये लड़की है और अपंग है, कोई ऐसी हमारे घर में बात नहीं थी। और वैसे ही आगे पति मिले जिन्होंने कभी बदसूरत या कहते हैं ना बेकार या बोझ ऐसा कभी नहीं समझा। उनका प्यार में या उनके सपोर्ट में कभी कोई बदलाव नहीं आया। और जब मैंने कोई चीज करने की इच्छा जाहिर करी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर पाओगी।
उन्होंने हमेशा ये कहा कि अपने तरीके ढूंढो, आई एम श्योर देयर इज अ वे। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत सहायतापूर्ण रही। मेरी बेटियों ने बराबर मेरे साथ ट्रैवल किया, और जब मैं मोटरसाइकिल वर्ल्ड में आई और रैली वर्ल्ड में आई, तो जो मोटरसाइकिल बाइकिंग, जो फॉर्मली बाइकिंग करते हैं और जो फॉर्मली रैली करते हैं, उन लोगों के अंदर कहते हैं ना बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो हमेशा मेरे पास इंटरनेट की सहायता से लोग जुड़े जिन्होंने मेरी मदद करी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, और वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हें खुश मिजाज, कुछ करने को आतुर, हमेशा जोश से भरी महिला हो। हमें ये नहीं लगता कि हम किसी बीमार और अपंग व्यक्ति के साथ बैठे हैं, क्योंकि और यही बात मेरे पति ने भी कही कि अगर तुम ऐसे अपंगता को रोती रहती और अपने पुराने दिन याद करके आगे की जिंदगी को नहीं संवारती तो शायद मैं भी ऊब जाता। जी, तो आई थिंक दोनों तरफ से ये रहा, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात रही, और सफर बहुत बढ़िया रहा और चल ही रहा है। देखिए, चैलेंजेस तो थे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पॉजिटिव को लेके चलती हूँ, नेगेटिव को मैं भूलती चलती हूँ। और अगर कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव बात लग भी जाती है दिल को, तो उसको मैं अपनी एनर्जी बना लेती हूँ और जुट जाती हूँ कि अगर उन्होंने मेरे बारे में ये कहा तो मैं उनको गलत कैसे साबित करूँ। अगर किसी ने ये कहा कि आपकी जिंदगी कमरे में गुजर जाएगी, तो मैं चल पड़ी एक ऐसी राह पे जिससे आज मैंने पूरा संसार घूम के देख लिया। मैं कमरे में नहीं, मैं सातों समुंदर पार पता नहीं कितने फॉरेन कंट्रीज में जाके या तो अपने लेक्चर्स या अपने गेम्स खेलकर आ चुकी हूँ। किसी ने कहा कि मोटरसाइकिल वाली दीपा याद आती है, तो मैंने वापस मोटरसाइकिल करके फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने कहा पानी में तैरेगी, कैसे तैरेगी, मैंने यमुना नदी पार कर दी। तो नकारात्मक एक सोच आती है, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो ये सोच थी लोगों की सहानुभूति भरी कि अब दीपा का क्या होगा, उसने मुझे तंग किया। नकारात्मक चीजें जरूर आती हैं, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी वो सोसाइटी है जो सोचती है कि अपंगता बुरे कर्मों का फल है। आप अपंग हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी बात की सजा दी है। मैं समझती हूँ ईश्वर उन्हें ये अपंगता देता है जिनको वो ज्यादा चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उनके अंदर हिम्मत है इसे झेलने की। एक आदम आदमी के बस की बात नहीं है अपंगता झेल लेना। जो उस शरीर में जो जी रहा है उसे पता है कि उसका दिन कैसे निकलता है, तो वो ज्यादा हिम्मत वाले लोग हैं। ईश्वर ने उन्हें ज्यादा नवाजा है हिम्मत से, ना कि सजा दी है। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो समझती हूँ जो लोगों के हाथ पैर हैं, चलते फिरते हैं, और फिर वो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं या दिल हार बैठे हैं या नकारात्मक सोच से घिरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अपंग है। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा। रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपकी भी है कोई अनकही लव स्टोरी? क्या आपने भी किया है कभी किसी से प्यार का इजहार? तो सोच क्या रहे हैं आप? शेयर करें अपने प्यार की कहानी ऑन द शो लव का कीड़ा विद दीवाना आरजे सुबोध। हाँ दोस्तों, मैं आपका दीवाना आरजे सुबोध शेयर करूंगा आपकी लव स्टोरी की कहानी मेरी शिवानी। स्टोरी भेजने के लिए सिंपल सा फंडा है, लॉग ऑन करिए www.radioudan.com या फिर मेल करिए मुझे मेरी ईमेल आईडी पे। मेरी ईमेल आईडी है divanarjshub02@gmail.com। तो सुनिए मुझे और बनिए दीवाने मेरे साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाकई में बहुत अच्छी बात कही दीपा जी आपने, क्योंकि हमने भी अक्सर लोगों से यही कुछ कहते सुना है कि पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है आपको, या भगवान आपको पनिश कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलती है। लेकिन अगर इंसान की सोच पॉजिटिव हो तो वो इन बातों को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेकर, ये ना सोचकर कि भगवान ने मुझे सज़ा दी है, बल्कि जैसा आपने कहा कि भगवान ने हमें सज़ा नहीं दी, भगवान को लगा कि हम इस काबिल हैं, हमें इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि हम इस डिसेबिलिटी को या इस
इस तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी उन्होंने हमें चुना। जरूरी है कि हर कोई डिसेबल व्यक्ति अपने शरीर की उस कमी को कमी नहीं मानकर उसी को ताकत बनाकर दुनिया को बताए कि वो किसी से कम नहीं है। दीपा जी, आप स्विमिंग करती है, आप जेवलिंग थ्रो करती है, आप मोटरसाइकिलिंग करती है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप स्पोर्ट्स फील्ड में करती है। तो मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में बताइए कि आप ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें आज एक्टिव है, या फिर कौन कौन से गेम की आप तैयारी कर रही हैं या ट्रेनिंग ले रही हैं? देखिए, मेरा पहला प्यार मोटरसाइकिलिंग है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, दोबारा मोटरसाइकिल चलाने के लिए मैंने एक्सरसाइजिंग एंड स्विमिंग स्टार्ट करी थी कि मैं अपने कंधों में इतनी जान भर लूं कि मैं अपनी बॉडी को एक मोटरसाइकिल के हैंडल से पकड़कर बिठा के बांध के रख सकूं, मैं गिरूं ना मोटरसाइकिल से। तो जिद वहां से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ कंधों को ताकतवर करने के लिए, वो स्पोर्ट्स में भी काम आ सकता है। और वहां से फिर स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई। तो अगर सही मायने में पूछें तो मोटरसाइकिलिंग और कार रैलिंग ये मेरी छुट्टी का एक बहुत मेजर हिस्सा होता है। जब जब मुझे मौका मिलता है या इतवार की छुट्टी मिलती है, कोई ऑफ रोडिंग या कोई छोटी मोटी रैली या कोई स्पीड स्प्रिंट, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है या कहीं रेसिंग हो रही होती है, मैं उन एक्टिविटीज को जितना ज्यादा उनसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ मैं होती हूँ, क्योंकि वहां से मुझे खुशी मिलती है, वहां से मुझे एक जोश मिलता है। और उन लोगों के साथ बैठकर गाड़ियों की बात करना, रैली की बात करना, मोटरसाइकिलिंग की बात करना, वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो ये दो चीजें तो मैं करती हूँ। साथ में मैं स्विमिंग भी ऑफिशियली गेम्स में स्विमिंग में पार्ट लेती हूँ। 3 स्ट्रोक करती हूँ, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड फ्री स्टाइल। और इसमें भी मेरे गोल्ड मेडल्स एंड सिल्वर मेडल्स नेशनल लेवल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपना ध्यान जैवलिन थ्रो और शॉटपुट थ्रो पे लगा रखा है, जो मेरे अर्जुन अवार्ड के लिए भी जिनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो गिनी गई थी। और अर्जुन अवार्ड मुझे मेरे पैरा एथलेटिक्स जो थ्रोज हैं उन पे मिला हुआ है। और मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मैंने 42 वर्ष की आयु में जाके अर्जुन अवार्ड जीता। तो किसी भी चीज के लिए कोई शरीर या कहते हैं लिंग, स्त्रीलिंग हो या पुरुष हो, या आप अपंग हो या ना हो, या आपकी उम्र 18 हो या 42 हो, आई थिंक हौसला बोलता है। तो ये कुछ चीजें हैं और भी बहुत कुछ। मेरा जहाँ जैसा मौका मिलता है, मुझे पैरा मोटरिंग का मौका मिला तो मैंने पैरा मोटरिंग करी। मुझे फ्लाइंग फॉक्स जिसे कहते हैं, केबल पे एक वैली में फ्री फॉल, मैं वो भी कर आई हूँ। मैं राफ्टिंग करने भी जाती हूँ। तो मुझे बहुत शौक है आउटडोर एक्टिविटीज का, और लगभग हर चीज में मेरा रिकॉर्ड भी है। तो अच्छा लगता है जब हॉबी भी आपकी अचीवमेंट बन जाती हैं और वहीं पे आपकी पहचान बन जाती है। तो कोई भी चीज करें, दिल से करें, जरूर वो आपका ताज बन जाती है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने सुना है 2011 के एथलेटिक्स गेम्स में भी आप वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। जी, मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स का सिल्वर मेडल लेकर आई थी शॉर्टपुट में। तो हाँ, अगर आप मुझे वर्ल्ड चैंपियन कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, और तीसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है। एक बहुत मुड़कर देखूं तो बड़ा प्यारा करियर है जिसमें 3 वर्ल्ड गेम हैं, 3 एशियाई खेल हैं, कॉमनवेल्थ खेल हैं, 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी मेरा पूरा जोर जैवलिन और शॉटपुट थ्रो पर है। बाकी मैं जब जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं जरूर पार्ट लेती हूँ। तो दीपा जी, आप ये सब कुछ कर कैसे लेती हैं? मतलब इतनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी आप जैवलिन थ्रो, मतलब कैसे आप इतनी दूर थ्रो कर सकती हैं? हम लोग ये बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जो चल ही नहीं सकता वो कैसे भाग के आता हो। हम लोगों का एक ऊंचा स्टूल होता है, जैसे 75 सेंटीमीटर हाइट उसकी निर्धारित कर दी गई है, और उस स्टूल के ऊपर हमारी बॉडी को बांध दिया जाता है। उसमें थोड़ा सा बैक सपोर्ट है, क्योंकि मेरी जैसी कोई टॉर्सो सपोर्ट नहीं है। अपंगता के हिसाब से आपका स्टूल डिजाइन होता है
मैं 53 श्रेणी F53 की श्रेणी अपंगता श्रेणी में खेलती हूँ। और फिर जब उस स्टूल पे हमें बांध दिया जाता है तो उस स्टूल पर, ऊंचे स्टूल पर बैठकर हमें स्टैटिक एक ही जगह से हाथ को पीछे ले जाकर आगे की ओर केवल हाथ के ही जोर से, क्योंकि ना कंधे का जोर लगता है मेरे शरीर में और ना ही कमर का, ना पेट की कोई मसल कार्यरत है, तो बस केवल एक हाथ से जितना दूर वो जाता है। और इतना दूर तो मैं फेंक लेती हूँ कि पिछले 3-4 साल से एशियाई रिकॉर्ड मेरे पास है और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 5 में आती है। जी जी बिल्कुल। मैंने पढ़ा था दीपा जी आपकी इंटरव्यू लेने से पहले आपके बारे में काफ़ी कुछ, जब मैंने गूगल में सर्च किया था। और मैं हमारे लिसनर्स को भी बता दूं कि बहुत कुछ आपको दीपा जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा जब आप गूगल में सर्च करेंगे। तो आपको और कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि इनका एक विकिपीडिया भी है, मेरा वेबसाइट भी है deepamalik.com के नाम से, और एक छोटी सी फाउंडेशन है जो मेरी बिटिया ने स्टार्ट करी है जिसे हम व्हीलिंग हैप्पीनेस कहते हैं। तो किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो wheelinghappiness.org के वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. दीपा जी, वैसे तो हम समझते हैं कि काफ़ी चैलेंजेस आपको रहे होंगे आपकी लाइफ में अपने अचीवमेंट्स को हासिल करने में या अपने मुकाम को हासिल करने में, लेकिन फिर भी जो अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, जो मेडल्स या जो अवार्ड्स, जो अभी अर्जुन अवार्ड भी आपको मिला है हमने सुना है, तो इन सब तकलीफ़ों के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद जो अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं, जो मेडल्स आपको मिलते हैं, उनको अपने हाथों में देखकर आप कैसा फील करती हैं? मैं चाहूँगी कि आप ये भी हमारे साथ शेयर करें। अचीवमेंट्स को अपने हाथों में देखे, मतलब मुझे ये लगता है कि जब भी आपको कोई अवार्ड दिया जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हर अवार्ड के साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अवार्ड का ये मतलब नहीं कि जो आपने किया वो अच्छा किया। मुझे तो यूँ लगता है कि अवार्ड का ये मतलब है कि आगे जो करो उससे बेहतर करो। तो अवार्ड काफी हैं। प्रेसिडेंट रोल मॉडल अवार्ड भी मिला मुझे 2014 में, और कई स्टेट लेवल अवार्ड, नेशनल और मास्टर एबिलिटी अवार्ड। तो अवार्ड तो लगभग मेरे ख्याल से सारे हैं जो रिनाउंड अवार्ड हैं, लेकिन इतने सारे अवार्ड अगर मुझे मिले हैं और इतने सारे रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट किए हैं तो मुझे लगता है उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। They say that the head that wears the crown wears the weight, और मुझ पे वजन है इस बात का कि मुझे और बेहतर करना है और अपने साथ और बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर करना है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत सही कहा आपने कि जब कोई अचीवमेंट्स हमें मिलता है तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, क्योंकि एक्चुअली जब आपको कोई अचीवमेंट्स या कोई अवार्ड या कहीं पे भी कोई सम्मान जब आपको मिलता है तो लोग आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो लोगों के लिए जब आप एग्जाम्पल बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। वेल दीपा जी, अब हम आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। वैसे आप कंटिन्यू बता ही रही हैं कुछ अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी है जो कि एक वेबसाइट भी मेंटेन कर रही है, तो कहीं कुछ जल्दी शादी नहीं हो गई आपकी? हाँ, मेरी 20 वर्ष की आयु में शादी हुई थी, क्योंकि मजे की बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने जब हमारी बातचीत शुरू हुई और हम एक दूसरे को जानने लगे तो कहीं उन्होंने ये कह दिया कि जब हमारा विवाह होगा तो मैं मोटरसाइकिल दूंगा। तो वो मोटरसाइकिल का लालच इतना ज्यादा था कि मैंने कहा जल्दी से ही कर लेते हैं ताकि मुझे तो मेरे पति आज भी हंसते हैं कि पता नहीं तुमने मुझसे विवाह किया था या मोटरसाइकिल से, लेकिन चलो आज 26 साल का सफर पूरा हो गया।
और बेटी है, बड़ी बिटिया 24 वर्ष की है और छोटी बिटिया 21 वर्ष की है। तो बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, देविका है, अम्बिका है। देविका खुद भी बहुत बेहतरीन कर रही हैं अपनी जिंदगी में। वो यूएन के बहुत सारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। कॉमनवेल्थ यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं और पिछले दिनों उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज में यंग लीडर्स चुने गए थे। टोटल 7 ऑल ओवर 53 कंट्री से यंग लीडर्स चुने गए अपने अपने कार्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, और उन्हें बकिंगम पैलेस में क्वीन ऑफ इंग्लैंड से अवार्ड दिया गया। तो देविका मलिक उनमें से एक थी जिन्होंने वहां जाके वो अवार्ड जीता और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हैं और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की एमफिल करने अभी बैंगलोर गई हुई हैं और वो भी अपना योगदान डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में देना चाहती हैं, क्योंकि इंग्लैंड से लाफ्टबरो यूनिवर्सिटी से उनके पीएचडी का कॉल भी आ चुका है और हम उनकी फंडिंग के लिए अब भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने अपना काम कर दिया सिलेक्ट होके और अब उसको अगर एक अच्छी फंडिंग मिल जाए जिसके लिए उसकी एप्लीकेशन जा रही हैं। तो छोटी बिटिया बीबीए एमबीए कर रही हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स अच्छा तो लगना ही चाहिए, खासकर तब जब आप खुद एक चैलेंजिंग लाइफ को जी रही हैं। ऐसे में आप अपने आप को तो उभार के लाने की कोशिश कर ही रही हैं, लेकिन साथ में बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा एटमॉस्फेयर अगर आप देने में कामयाब हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही था कि मॉम यू आर कूल। अगर आपकी बेटियां आज के जमाने में अपनी माँ को कूल कह दें तो, और वो कहती है मम्मा वी आर सो लकी बिकॉज आपके साथ हम एमटीवी रोडीज पे आए हैं और हम जॉन इब्राहिम से के साथ बाइकिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो मेरी बेटी सोचे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, या कोशिश तो यही रही है और आई थिंक उनकी मदद के बिना भी शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। मुझे नहीं पता मैंने उन्हें बड़ा किया या उन्होंने मुझे इस अपंगता में बड़ा किया, लेकिन दोनों का बहुत बराबर का योगदान रहा। हम जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं घोड़े दौड़ाने। जी हाँ, दिमाग के घोड़े मेरे यानी आरजे आशीष के साथ द गेम आवर में, जहाँ होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजा और आप देंगे जवाब कुछ सवालों का। कब, कहाँ? हर इतवार रात 10 से 11 आपके अपने मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। तो मैं मिलूंगा आपको इस संडे द गेम आवर पर। दीपा जी, पूछने में थोड़ा अजीब जरूर मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ हमारे बहुत से लिसनर्स के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि स्विमिंग कैसे कर लेती हैं आप, क्योंकि स्विमिंग के लिए तो पूरे शरीर की आवश्यकता पड़ती है और आपका जैसे कि हम जानते हैं शरीर आधे से ज़्यादा काम नहीं करता। तो ऐसे में आप स्विमिंग कैसे कर लेती हैं और कैसे आपको ट्रेनिंग दी गई स्विमिंग की? ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप तैर कैसे लेती है। मैं कहती हूँ मैं डूबती नहीं, बाकी तो बता नहीं। और बहुत मुश्किल हुई थी मुझे जब मैं यमुना नदी पार करना चाह रही थी। मेरे कोच थे वो भी काफी इस बात से सहमत नहीं थे इनिशियली, और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप मुझे 1.5 घंटा एक स्विमिंग पूल में तैर के दिखाएंगी बिना दीवार को छुए, तब मैं सोचूंगा कि मैं आपको नदी में उतारूंगा या नहीं उतारूंगा। और मुझे 4 महीने लगे थे जिनमें रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करी थी मैंने। तो मेहनत तो बहुत करी है और मेहनत लगती है, क्योंकि पूरा शरीर जो है वो एक लाश की तरह आपको हाथों से खींचना पड़ता है और पानी में जाकर बार बार वो शरीर आपको नीचे की ओर खींचता है, क्योंकि पैरों से कमर से कोई सहारा नहीं मिलता, तो केवल हाथों के बल। और मैं काफी लंबी हूँ, मैं 5 फीट 9 इंच हूँ, तो इतनी लंबी बॉडी को खींचना तो है तो चुनौतीपूर्ण, लेकिन शायद मैं कर लेती हूँ, इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। कई बार क्या होता है आप अपने शरीर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोग अपने पोटेंशियल को पहचानते ही नहीं है, ट्राई ही नहीं करते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। मेरी हाइड्रोथेरेपी होती थी, पानी के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराई जाती थी ताकि कमर को झटका ना लगे। तो हाइड्रोथेरेपी में मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं
फ्लोट कर पा रही हूँ अपने हाथों के बल पर, और पानी से मुझे डर नहीं लग रहा है। वहीं पे मैंने थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करी और फिर मैं तैरने लगी। लेकिन हाँ, मुझे 36 वर्ष की आयु में कंपटीशन में कैसे तैरना है वो सीखना पड़ा, कि सही स्ट्रोक क्या होती है और मेरी अपंगता में फ्री स्टाइल कैसे होता है। तो कुछ गूगल किया, कुछ हमारे डॉक्टर दबास सर थे, उन्होंने लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में मुझे कोचिंग दी, तो सीखा। और मैं कहती हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो लोग सिखाते हैं। आपकी अंदर से जो ललक है और जो भूख है, अगर जब आपकी आंख में दिखती है तो अगला मना नहीं करता। जी बिल्कुल। तो दीपा जी, आपको 7 साल तक एक रेस्टोरेंट का भी एक्सपीरियंस रहा है, अपने सेल्फ बिजनेस भी किया है 7 साल तक, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि डिसेबिलिटी के बाद एक दिन अचानक आपको रेस्टोरेंट का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ऐसे आया कि आर्मी एरिया, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे और मैं वहाँ के जो यंग ऑफिसर्स थे उन्हें देखती थी कि हमारे उस एरिया में कोई खाने की जगह नहीं थी, कोई होम डिलीवरी काउंटर नहीं था। ये बच्चे एग्जाम देने आते थे और ऑफिसर मेस में तैयार होकर जाना, बैठना, एक डिसिप्लिन से खाना खाना, काफी 2-2.5 घंटे का उनको वक्त लग जाता था। और एज एन आर्मी वाइफ मैं कई बार सुनती थी कि जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं, अरे कमरे में कहीं से खाना आ जाता ना तो हमारा समय बच जाता और अगले दिन के हम एग्जाम की तैयारी बढ़िया कर देते। तो मैंने कुछ रिटायर्ड आर्मी कुक से बात करी, हमने कहा चलो हम फौजी स्टाइल में ही होम डिलीवरी काउंटर शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरी मेड का बेटा आता था, मैं उसे कभी कभी अपने बिस्तर पे बैठे बैठे इंग्लिश पढ़ाया करती थी। तो मेरी उससे जब बात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम हम 10वीं तक तो पढ़ लिए, 12वीं में तो जूनियर कॉलेज शुरू हो जाता है महाराष्ट्र में, तो 10वीं तक तो फ्री एजुकेशन है, फिर हम आगे नहीं पढ़ पाते। तो मैंने कहा तुम पढ़ना चाहते हो? बोले हम आगे पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा तुम मुझे 8-10 लड़के ला दो जिनको मैं 12वीं कराती हूँ, जूनियर कॉलेज कराती हूँ, लेकिन बदले में तुम शाम को 2-3 घंटे खाने के पैकेट पहुंचा दोगे। तो वो राजी हो गए। तो हमने एक शेड बनाया, एक कमरा बनाया, उसमें इन बच्चों को रखा और मैंने इनके खाने की, पढ़ने की, कपड़ों की जिम्मेदारी ली। तो ये दिन में जाते थे और कॉलेज अटेंड करते थे और रात को 2-2.5 घंटे जो खाने का समय होता था ये होम डिलीवरी के पैकेट देके आया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने कहा कि आप एक आधी टेबल डाल लो मैडम, कई बार हम वहां से निकलते हैं तो हम गरम गरम खा लेंगे। तो हमने 2-3 टेबलें प्लास्टिक की डालनी और कुर्सियां डालनी। उस जगह इतनी खूबसूरत थी, 1 एकड़ की जमीन थी, एग्रीकल्चरल एरिया जैसा लगता था, बिल्कुल जंगल जैसा लगता था। तो वहां पे कुछ लोग जब आने लगे, धीरे धीरे मैं मोटरसाइकिल्स में कन्वर्ट हुई तो मोटरसाइकिल वाले लोग वहां आने लगे, तो ग्रुप्स आके वहां पे टेंट लगाने लगे और करते करते उसने एक गार्डन रेस्टोरेंट का रूप ले लिया। और जब ये फुल फ्लेजेड गार्डन रेस्टोरेंट में तब्दील हुआ होम डिलीवरी काउंटर के साथ साथ, तो फिर हम बर्थडेज एंड छोटी मोटी पार्टीज की केटरिंग करने लगे। फिर केटरिंग बढ़ी तो हम आर्मी क्लब की केटरिंग भी करने लगे और फिर हम शादी ब्याहों की केटरिंग भी करने लगे। तो एक छोटे से स्टार्ट होके 7 साल में लगभग 80 बच्चे मेरे उस प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ के 12वीं करके आगे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने कहा मैं अपने बच्चे कैसे पढ़ाऊंगी। मैंने अपने रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू 80 बच्चों को रिहैबिलिटेट किया एजुकेशन के रूप में। बहुत अच्छा। ये तो जब आपको इतने लोगों का साथ मिला तो फिर आपको शायद फिर बिजनेस चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी होगी। स्ट्रगल बिल्कुल था, क्योंकि महाराष्ट्र जैसी जगह थी और हम नॉर्थ के हरियाणा के लोग हैं। वहाँ का खाना अलग, वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की केटरिंग अलग, वहाँ का वर्क कल्चर अलग। मेरे परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था। लोकल परचेज करने जाना, मंडी से सब्जी लेने जाना, पोल्ट्री से खाना लेने जाना, रात को 2-2 बजे लोगों की पार्टी 11-12 बजे खत्म हो जाती थी। जब तक गल्ला समेटते थे, सामान समेटते थे, डेकोरेशन हटाते थे, 2:30 बज जाते थे और सुबह 6 बजे उठ के फिर मंडी जाके फ्रेश वेजिटेबल खरीदनी पड़ती थी।
तो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपका एक भी ऑर्डर गलत नहीं हो सकता, बहुत जिम्मेदारी का समय था और बहुत वक्त लगा लोगों को विश्वास होने में कि एक अपंग औरत की केटरिंग भी कामयाब रहेगी। तो ऐसा आसानी से तो कुछ भी नहीं मिला। दीपा जी, आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया और अभी आप कहाँ रह रही हैं? मेरे पिताजी माताजी भी फौजी रहे हैं, वो रिटायरमेंट के बाद जयपुर में बस गए हैं और मेरी पढ़ाई भी सोफिया कॉलेज से हुई है, तो राजस्थान की तरफ से हुई है। तो काफी समय बचपन का राजस्थान में गुजरा है और मायका अगेन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, फादर चोज टू लिव इन जयपुर, उनकी लास्ट पोस्टिंग थी, तो एक वो जुड़ाव है। लेकिन ब्याह मेरा, जो मेरी शादी है, वो प्रॉपर हरियाणा में हुई है और सोनीपत से मैं हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, क्योंकि हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है और अब जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने उसको और भी उभार दिया है। तो शायद हरियाणा का स्पोर्ट्स कल्चर भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, जो मुझे इस उम्र में भी मैं खेलती रही, क्योंकि खेलने को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। सब खेलते हैं हरियाणा में और गांव-गांव में अखाड़े हैं और गांव-गांव में मेडल आते हैं, तो ढोल नगाड़े, पूरा गांव आपको बाहर आकर, मतलब जब मैं मेडल जीत कर अपने गांव जाती हूँ हरियाणा में, बहू होते हुए भी वो मुझसे न सर ढकवाते हैं, ना मुझे कोई सूट पहनने के लिए कहते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि हरियाणा में बेटियों का सम्मान कम होता है या भ्रूण हत्या होती है, लेकिन जो खिलाड़ी लड़कियां हैं, उनकी जो इज्जत मैंने देखी है कि मुझे कहा गया, नहीं, आप इंडिया के ड्रेस में आइए, इंडिया का ट्रैक सूट या पैंट कोट पहन कर आइए। और जिस सम्मान से मुझे पूरे गांव ने सर तक, माथे तक फूलों की माला और नोटों के हारों से और जीप में बिठा के जो पूरे गांव नाचा है मेरे मेडलों पे, तो मुझे तो बहुत सौभाग्य महसूस होता है हरियाणा का होने से। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिमालय मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से तो आप जुड़ी ही हैं दीपा जी, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और ऐसी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऐसी एसोसिएशन है जिससे आप जुड़ी हैं, या फिर अभी वहाँ पर कार्यरत है या कोई काम कर रही है एक्टिवली? व्हीलिंग हैप्पीनेस तो है ही, जो मेरी बिटिया ने स्टार्ट किया है। मैं उसकी एम्बेसडर भी हूँ उसके लिए और उसके साथ मिलकर काम भी करती हूँ। और स्नेहालय एक अहमदनगर में एड्स अफेक्टेड बच्चों का एक एनजीओ है, बहुत खूबसूरत काम है हो रहा है वहाँ पे। जो प्रोस्टिट्यूशन के तहत जो बच्चे पैदा होते हैं और जो एड्स ग्रसित बच्चे होते हैं, उनका वो अनाथ आश्रम है, तो वहाँ पे उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, मेडिकेशन होती है। तो मैं बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज जैसे बाइक राइड्स हैं या फंड रेजिंग राइड्स हैं, वो एज अवेयरनेस के लिए और एज अफेक्टेड बच्चों के लिए, उनके लिए फंड रेजिंग के लिए मैं कंडक्ट करती हूँ। एक उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं राजस्थान वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन अजमेर विंग की पेट्रन भी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से क्रिकेट खेली भी हूँ। मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसीज में भी काम कर रही हूँ। 5 ईयर प्लानिंग कमीशन 2012-2017 की वर्किंग ग्रुप मेंबर हूँ। तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं और मैं अवेयरनेस ऑन पैरा स्पोर्ट्स पे बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स करती हूँ, सेंसिटाइजेशन करती हूँ। इंडिगो एयरलाइंस के लिए मैं डिसेबिलिटी हैंडलिंग की ट्रेनर हूँ। तो ये कुछ वॉलंटरी वर्क हैं जो मैं करती रहती हूँ। और सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डिसेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स करती हूँ। ये कुछ इस शरीर से जितना योगदान मैं कर पा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। शायद अपने शरीर से भी ज़्यादा ही आप योगदान कर रही हैं सोसाइटी में। और हमने भी सुना था कि आप बहुत जगह पर मोटिवेशनल स्पीच भी देती हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं समझती हूँ कि
मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी हमारा कंप्यूटर, आज के जमाने में सब कंप्यूटर को समझते हैं, जब भी कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के बटन दबा के उसको रीबूट करते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर एक ऐसा नेचर है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कुछ ऐसे सेशन जब होते हैं तो लोग अपने आप को रीबूट कर सकते हैं, या मेरे उदाहरण से अगर एक भी जिंदगी बदलती है या कुछ पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होती है। और बहुत सारी काउंसलिंग भी हम करते हैं। मेरी बड़ी बिटिया साइकोलॉजिस्ट है और उसका काउंसलिंग का एक्सपर्टीज है, तो कुछ मैं और कुछ वो मिलके हम लोग 1-on-1 काउंसलिंग भी करते हैं। तो और रही मोटिवेशनल स्पीकर बनने की बात, तो झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत जरूरत के हिसाब से ये शुरू हुई थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली आ गई थी तब तक पॉलिसीज क्लियर नहीं थी, हम लोगों की फेडरेशन कंट्रोवर्सी में आ चुकी थी और हमारे ऑफिशियल कैंप्स नहीं लग रहे थे, और अपंग खेलों को स्पॉन्सरशिप मिलना बड़ा मुश्किल है। अब मेरी अपील होती है आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि CSR के तहत अपंग खिलाड़ियों को भी स्पॉन्सरशिप दी जाए। तो फाइनेंशियल एक जो कहते हैं ना कि जब मैं इधर आई तो शुरू में थोड़े दिन मेरे हस्बैंड ने आर्मी छोड़कर होटल को संभाला, लेकिन जो एक रिदम था होटल का, एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उन नहीं बन पाया, और फिर उनको जॉब के बिना रहना पड़ा, और बाद में फिर उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में दोबारा जॉब ली, क्योंकि दिल्ली में रहना बड़ा एक्सपेंसिव था। तो कुछ एक जरिया भी बना मोटिवेशनल स्पीकिंग फंड का, कि मुझे उसकी फीस मिलती थी। कुछ कॉर्पोरेट्स ने मुझे बहुत सहारा दिया, खासकर जिंदल JSPL ने मुझे 1 ईयर के लिए अपना मोटिवेशनल ट्रेनर रखा, तो उससे मुझे कुछ पैसे मिले और उन पैसों को मैंने खेलों में लगाकर देश के लिए मेडल जीते। तो जरूरत से जो सफर शुरू हुआ फिर वो बाद में इतना अच्छा लगने लगा कि आप वाकई जिंदगियां बदल सकते हो अपनी बातों से। तो अब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जगह जगह जाकर लेक्चर लेती हूँ, जब भी मुझे ट्रेनिंग से वक्त मिलता है। आजकल तो खैर मेरा पूरा ध्यान अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की ओर है, और अब तो हमें नए प्राइम मिनिस्टर के तहत एक बहुत अच्छी ग्रांट मिल गई है, तो ये जरूरत अब थोड़ी कम महसूस होती है, लेकिन अब वो हैबिट हो चुकी है और लोग बहुत सारे फोन करते हैं, बुलाते हैं और सम्मान देते हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे वहाँ होने से हमारे खेलों का और एक डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो दीपा जी, आप इतने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़ी हैं, मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी आप जगह जगह पर जाती हैं, तो इन सब के बावजूद आप अपनी पर्सनल लाइफ को कितना एंजॉय कर पाती हैं फिर? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हर काम के चारों तरफ कुछ ऐसा उसको प्लान कर लेती हूँ कि या तो कोई परिवार का सदस्य मेरे साथ, देखिए एक जने को तो जाना ही होता है, तो अब अगर मेरा कोयम्बटूर में कॉल आया है तो कोयम्बटूर में रेसिंग ट्रैक है, तो दिन में मैं वहाँ पे अपना लेक्चर देकर और शाम को मैं वहाँ के लोकल रेसर्स के साथ मिलकर रेसिंग भी कर लेती हूँ, अपनी बिटिया को भी ले जाती हूँ। या टाइम मैनेजमेंट जो मेरे को मेरी शरीर ने सिखाया, क्योंकि मुझे पानी नाप के पीना पड़ता है, मुझे खाना नाप के खाना पड़ता है, मुझे ये देखना पड़ता है कितने बजे मैं उठूंगी, कितने बजे पीऊंगी, कितने बजे मैं अपनी ब्लैडर को एम्प्टी करूंगी। तो एक टाइम मैनेजमेंट का जो एक स्किल आ गया है इस अपंगता में, उसको मैं बहुत अच्छे से प्रायोरिटाइज करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से प्लान करती हूँ। मैं अपने बच्चों की, अपने पति की पहले ही डेट्स ले लेती हूँ, और फिर उसके चारों तरफ ही मैं अपने कोच के साथ बैठ के अपना ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन करवा लेती हूँ। तो ये तो मैनेजमेंट की बात है। इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर्स मीट में नहीं थी, या मैं उनके एनुअल फंक्शंस में नहीं थी, या मैं उनके एडमिशंस के लिए उनके साथ नहीं गई हूँ, या उनके जन्मदिन पे या मदर्स डे पे मैंने उनके साथ केक नहीं काटा है। मैं अपनी लाइफ को डिजाइन ही उस तरीके से कर लेती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं, हाँ एक चीज जरूर है कि थोड़ी तपस्या है, ट्रेनिंग के साथ गृहस्थी में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे छुट्टियों का समय होता है मैं जरूर वो समय निकालकर अपने परिवार के साथ छुट्टी पे जाती हूँ, या वो मेरे साथ आकर रहते हैं। लेकिन वो भी समझते हैं कि जो मेरी ये जर्नी है, ये एक तपस्या भरी जर्नी है, क्योंकि खिलाड़ी का जो एक रूटीन है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन होता है। अतः वो लोग भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, और
जितना समय हमें आपस में मिलता है हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत प्लान करके enjoy जाते हैं, तो हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। हम अपने आपस में बिताए गए समय को इतनी तवज्जो और इतनी वैल्यू देते हैं क्योंकि हम उसकी वैल्यू समझते हैं, हम उसे ग्रांटेड नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से हम और ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो दीपा जी, स्पोर्ट्स को छोड़कर क्या कोई और अदर फील्ड में, म्यूजिक में, रीडिंग में या कुछ भी और कोई अदर हॉबीज है आपकी? हाँ, मेरे लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक बहुत तगड़ा मेरा एक शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पिक्चरें देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना और बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम हो मेरे कमरे में और एक अच्छा सा टीवी हो मेरे कमरे में। मैं कपड़े खरीदूं ना खरीदूं, मेरा जो एक एंटरटेनमेंट जो सिस्टम है वो बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मेरा मन फ्रेश रहेगा, जितना मेरा दिमाग खुश रहेगा, उतना मुझे अपनी अपंगता का त्रास नहीं होगा, मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाऊंगी। तो उस हिसाब से इन चीजों का भी शौक है। मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरा ऑयल पेंटिंग में बहुत शौक है। मुझे थिएटर देखने का बहुत शौक है। तो सैटरडे संडे जब मुझे कोचिंग से छुट्टी मिलती है तो मैं जरूर अखबार में देखती हूँ कि थिएटर कहाँ चल रहा है। लाइव शोज जैसे गजल है, कव्वालियाँ है। और पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा दिल्ली आके कि मैं साउथ दिल्ली में थी, तो अच्छे अच्छे थिएटर हॉल्स हैं वहाँ पे और बहुत अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ पे लाइव शोज होते हैं। तो कोशिश रहती है कि मैं उसे भी अपने समय में इंक्लूड कर सकूं। दीपा जी, अंत में हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स बड़े, अभी तो अगला टारगेट चैंपियनशिप है, उसके बाद कोशिश रहेगी रियो ओलंपिक्स के लिए अपने लिए एक जगह बनाने की। तो 2016 तक तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व देख रही हूँ और फिलहाल तो टारगेट बस यही है। और डेफिनेटली जो मेरी फाउंडेशन है, क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स की एक्टिव ट्रेनिंग में हूँ, मैं इतना वक्त नहीं निकाल पा रही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हम अपने फाउंडेशन के थ्रू कर सकें, उन्हें रिहैबिलिटेट करने में, उनको ड्राइविंग सिखाने में, उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स देने में, उनको जो भी वो उनकी हॉबीज को वो डेवलप करना चाहें डिसेबिलिटी में, जितना भी अच्छा काम हम उसके थ्रू कर सकें, सही व्हील चेयरें देना, उसको और बड़े स्तर पर ले जाकर करूं ताकि और ज्यादा लोगों को फायदा महसूस हो सके उससे। दीपा जी, इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, जाने से पहले एक पॉजिटिव सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए भी हो जाए। सकारात्मक सोच रखें। मुश्किलें तो है, मैं नहीं कहती कि हर एक की जिंदगी में नहीं है, सबके कोई ना कोई चैलेंज है। किसी की अपंगता है, किसी की आर्थिक इश्यूज हो सकते हैं, किसी के इमोशनल हो सकते हैं। चैलेंजेस, देखिए ऐसा है कि चैलेंजेस तो आएंगे, उनको एक्सेप्ट कर कर और उनसे हार ना मानते हुए उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, आई थिंक वो आपकी जीत बन सकती है। मैंने यही किया है, मैं हक से कहती हूँ। और दूसरी चीज जो मैं कहती हूँ कि ये जिंदगी एक ऐसा त्योहार है, तारीखों का है, उसके लिए हमें किसी तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, जो मेरा कहना ये है कि हमें कोई हक नहीं बनता अपनी आत्मा हमें दी जाती है शरीर में रखने के लिए। शरीर कैसा भी हो, कैसी भी तकलीफ हो, आत्मा को खुश रखने की कोशिश रखिए। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे लिसनर्स को दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरे इंटरव्यू से हमारे लिसनर्स बहुत मोटिवेट होंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगर 1/3 शरीर और 47 साल की उम्र में मैं ओलंपिक पे नजर रख सकती हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। जी जी बिल्कुल। और मुझे अपने श्रोताओं से बात करने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं दीपा मलिक के ही एक पसंदीदा गाने की चंद लाइनों के साथ।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए।